नमस्कार, हम लोग निबंध पे बातचीत कर रहे थे, उसमें प्रताप नारायण मिश्र की शिव मोती निबंध पे हम लोग बातचीत किए हैं। निबंध पे बात करना इसलिए ज़रूरी समझा गया क्योंकि छोटा सा इकाई है, 5 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न नहीं यानी कि 10 प्रश्न संभवतः 10 प्रश्न के आसपास में पूछे जाते हैं, जो अपने आप में 20 नंबर अब बहुत बड़ी स्कोरिंग है। प्रश्न का लेवल भी देखा जाए तो उतना कठिन नहीं रहता। संपूर्ण निबंध पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इसलिए हम लोग जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आज हम समझेंगे डॉक्टर नामवर सिंह की जो प्रमुख निबंध है, जिसका नाम संस्कृति और सौंदर्य निबंध है, उस पे हम लोग बात करेंगे। बात करने से पूर्व हम उनकी जो प्रमुख कुछ रचनाएं हैं जहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है, उस पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। डॉक्टर नामवर सिंह का जन्म 1926 ईस्वी में बनारस में हुआ था। गांव का नाम नहीं पूछा जाता, उस पे हम लोग नहीं बात करेंगे। अमर सिंह का जन्म 1926 ईस्वी में बनारस में हुआ। इनका एकमात्र निबंध संग्रह है जो इस प्रकार से है, इसका नाम बकलम खुद। नामवर सिंह का एकमात्र निबंध संग्रह है जिसका नाम बकलम खुद है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी में हुआ। साक्षात्कार के रूप में इन्होंने कुछ साक्षात्कार लिखे, कहना न होगा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1994 ईस्वी में हुआ। बात बात में बात, इसका प्रकाशन 1906 ईस्वी में हुआ। अब जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पे हम बात करेंगे। इनका एक निबंध संग्रह जिसका नाम बकलम खुद है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी में हुआ था, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरी जो आलोचनात्मक इनकी कृतियां हैं जो इस प्रकार से हैं। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी में रहा। छायावाद युग, इसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में रहा। इतिहास और आलोचना, इसका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी में हुआ। कहानी, नई कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी में हुआ। कविता के नए प्रतिमान, जिसका प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी में रहा। दूसरी परंपरा का खोज, जिसका प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी में हुआ। वाद विवाद संवाद, जिसका प्रकाशन 1989 ईस्वी में हुआ। पुनः एक बार और देखेंगे, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, जिसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ। छायावाद, जिसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी में हुआ। इतिहास और आलोचना, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। कहानी, नई कहानी, 1964 ईस्वी में। कविता, नए कविता के प्रतिमान, प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी में। दूसरी परंपरा की खोज का प्रकाशन 1982 ईस्वी में हुआ। वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी में। पत्र संग्रह में काशी के नाम, 2006 में इनका पत्र संग्रह था। अब हम बात करेंगे संस्कृति और सौंदर्य निबंध के बारे में। संस्कृत और सौंदर्य निबंध, अच्छा, संस्कृत और सौंदर्य निबंध मुख्य रूप से देखा जाए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं की इन्होंने इस निबंध के माध्यम से यानी कि संस्कृत और सौंदर्य निबंध के माध्यम से उसका वकालतनामा किया है। इसमें मुख्य रूप से कवि के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिनकर अगें, गोविंद पांडे और कालिदास की जो विचार है, उनके विचारों को इन्होंने इस निबंध में वक्तव्य के रूप में कहीं कहीं पे प्रयोग किया है। दूसरी परंपरा की खोज, डॉक्टर नामवर सिंह का एक प्रसिद्ध निबंध है, निबंध संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1982 ईस्वी में हुआ। दूसरी परंपरा की खोज में संस्कृत और सौंदर्य नामक निबंध लगा हुआ है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी में हुआ। दूसरी परंपरा का जो खोज निबंध संग्रह में मुख्य रूप से देखा जाए तो कुल 8 निबंध सम्मिलित हैं, जिसमें छठे नंबर पे संस्कृत और सौंदर्य नामक निबंध लगा हुआ है। यानी कि दूसरी परंपरा जो आलोचनात्मक इनकी बुक है, उसमें
8 निबंध लगे हुए हैं। 6वें नंबर पे संस्कृत और सौंदर्य नामक निबंध सम्मिलित है। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपने इस निबंध संग्रह दूसरी परंपरा की खोज के बारे में वह कहते हैं, यह प्रयास परंपरा की खोज का नहीं है, संप्रदाय निर्माण का नहीं है। यानी कि दूसरी परंपरा की खोज में नामवर सिंह कहते हैं यह प्रयास परंपरा की खोज या संप्रदाय निर्माण की नहीं है। संस्कृत और सौंदर्य निबंध की शुरुआत में नामवर सिंह स्पष्ट कर देते हैं कि अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं है। यानी कि अशोक का जो फूल है केवल एक फूल की कहानी नहीं है, भारतीय संस्कृत का एक अध्याय है। और इस अध्याय को सबसे पहले पढ़ने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। इन्होंने अशोक के फूल के माध्यम से निबंध की शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि अशोक का फूल एक फूल मात्र नहीं है, वह भारतीय संस्कृत का संस्कृत है। इसको पढ़ने वाले सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस निबंध में नामवर सिंह ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की दूसरी परंपरा को जनक के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया और समस्त सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाओं का सारगर्हित विवेचना किया। यानी कि संस्कृत और सौंदर्य निबंध में नामवर सिंह ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो भी वैचारिकी और व्यवहारिक आलोचनात्मक पद है उसको सारगर्भित करके दूसरी परंपरा के जनक के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को इसमें प्रस्तुत करते हैं। संस्कृत और सौंदर्य नामक निबंध में द्विवेदी जी ने संस्कृत और सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। नामवर सिंह इस निबंध के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहते हैं कि अशोक के फूल की विशेषता और रचनात्मक उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, आर्य संस्कृत की शुद्धता के अहंकार पे चोट करने के लिए अशोक का फूल लिखा गया, प्राकृत वर्णन का नहीं। यानी कि नामवर सिंह कहते हैं कि जो अशोक का फूल है वह आर्य संस्कृत पे चोट करने के उद्देश्य से लिखा गया, न कि पुष्प या प्राकृत वर्णन करने के लिए। यह निबंध द्विवेदी जी की शुद्ध पुष्प प्रेम का परिणाम नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि का अनुपम दस्तावेज है। इसमें संस्कृति और सौंदर्य निबंध में नामवर सिंह, दिनकर, अगें और गोविंद चंद पांडे के विचारों का भी विस्तृत रूप से प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं के शब्दों में हम देखेंगे। निबंध में आगे जी के कथन को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि निबंध में आगे जी का कथन है कि काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे हुए थे। यानी कि जो दिनकर हैं वह शुद्ध काव्य की खोज में लगे हुए थे, लेकिन संस्कृत की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृत पे ही था। 4 अध्याय भारतीय संस्कृत की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न करती। डॉक्टर गोविंद चंद पांडे भी सामाजिक संस्कृति का विरोध करते हुए कहते हैं, भारतीय संस्कृत की तथाकथित सामाजिकता वास्तव में सभ्यता के क्षेत्र में लागू होती और इस क्षेत्र में भारत का कोई विशेषता नहीं थी। यानी कि इस निबंध में देखा जाए तो आगे गोविंद पांडे के मतों को उद्धृत करते हुए नामवर सिंह उनके विचारों के बारे में अपनी बात रखते हैं। नामवर सिंह इस निबंध में कहते हैं, यदि दिनकर मिश्र संस्कृत की राजनीति है तो आगे की संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृत भी किसी राजनीति का अनुसांग से न बच सकी। यानी कि इस निबंध में नामवर सिंह कहते हैं कि दिनकर अगर मिश्र संस्कृत को ही उजागर कर रहे थे तो आगे की जो संस्कार धर्मिता है वह भी तो मिश्र संस्कृत से ओझल न हो सकी। निबंध में द्विवेदी जी की विचारों को स्पष्ट करते हुए नामवर सिंह कहते हैं कि वे भारतीय संस्कृत को सच्चे उजागर करते हुए गांधार, यक्ष, किन्नर, आर्यतर जातियों के विश्वास और संदर्भ कल्पनाओं का सबसे अधिक ऋणी हैं।
द्विवेदी जी के अनुसार शुद्ध संस्कृत का आग्रह एक प्रकार का माया है, मोह है। द्विवेदी जी के अनुसार शुद्ध संस्कृत का आग्रह एक प्रकार का माया या मोह या बाधा उपस्थित करता। यह संस्कृत के क्षेत्र में वर्जनशीलताओं का जन्म देता है। निबंध में आगे जी संस्कृत को संग्राहकता पे जोर देते हैं और उसके मूल रूप को शुद्ध मानते हैं। यानी कि इस निबंध में आगे जी संस्कृत को संग्राहकता के रूप में विशेष रूप से जोर देते हैं। द्विवेदी जी संस्कृत के दोनों पक्षों पे जोर देते हैं, त्याग और संग्राहक पे। वह कहते हैं उन्हीं के शब्दों में, हमारे सामने समाज का जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग के कारण है। इस निबंध में डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं, जो लोग द्विवेदी जी के सौंदर्य संस्कार को रविन्द्रनाथ ठाकुर की जो शांति निकेतन का देन मानते वह सिर्फ आधी बात मानते। यानी कि स्पष्ट कह देते हैं कि जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन का देन द्विवेदी जी के सौंदर्य को मानते वह सिर्फ आधी बात को ही जानते हैं। सौंदर्य की परिभाषा करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं, सात्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धो देता है। डॉक्टर नामो सिंह द्विवेदी जी के सौंदर्य परंपरा को निराला के सौंदर्य परंपरा से जोड़ते हुए कहते हैं कि श्याम तनबंध यौवन से जुड़ता है। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की निराला के परंपरा से जोड़ते हुए कहते हैं श्याम तनबंध यौवन से जुड़ता। वस्तुतः द्विवेदी जी के अनुसार सौंदर्य रूप नहीं, परंतु वह रूप के बिना रह नहीं सकता। आगे वे कहते हैं, सुंदर जीवन क्रियाशील होती, क्योंकि क्रियाशीलता ही जीवन का रूप है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौंदर्य टिक नहीं सकता। द्विवेदी जी सौंदर्य शास्त्र पे ललित मीमांसा नामक एक पुस्तक लिख रहे थे, किंतु दुर्भाग्य से वह अधूरी रह गई। ललित मीमांसा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्विवेदी जी कौन सा बुक लिख रहे थे जो अधूरी रह गई, तो वह ललित मीमांसा नामक पुस्तक थी जिसके 3 सूत्र इन्होंने चर्चा की थी, लेकिन संयोग से वह पुस्तक अधूरी रह गई। संस्कृत और सौंदर्य के कुछ महत्वपूर्ण कथन है जहाँ से प्राय प्रश्न बनते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृत के वृक्षों मोहों को रोते हुए चली आ रही हैं। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सव, व्रत और धोती बहाती हुई यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग के रूप में है। यह अशोक के फूल से लिया गया है। जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि का प्रत्यय देती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सात्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता। द्विवेदी जी, पसीना बड़ा पावक तत्व है मित्र। जहाँ इसकी धारा रुद्ध हो जाती वहाँ कलुष और विकार जमकर खड़े हो जाते। द्विवेदी जी, संस्कृत सौंदर्य बोध के विकत होने का मौलिक चेष्टा है नामवर सिंह। अंततः यहाँ जो भी चर्चाएं हुई उसमें से प्रश्न प्रीवियस ईयर का हम सॉल्व करेंगे, तो जो प्रश्न पूछे गए उसके अंदाजा हम लगा सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण कक्षाएं होती हैं। धन्यवाद।